बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बच्चों, जैसे कि नाम से वाज़ेह है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये एक सिस्टम है। कुछ ऑर्गेनेलिस है इसमें, ये मिल के काम करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के साथ काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमारा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मिल के ब्लड को सर्कुलेट करते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं। एक सिस्टम में अगर कोई एक ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाए तो सारा सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है। इसी तरह इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ ऑर्गेनेलिस हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल एंड लाइजोसोम। ये 6 ऑर्गेनेलिस हैं जो कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। ये ऑर्गेनेलिस साथ में मिल के काम करते हैं। इनका क्या काम है? यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे लिपिड्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड्स मॉडिफाइड होते हैं, यानी यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम चलता है। यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होके इनकी पैकेजिंग होती है, यानी चीजें पैक होते हैं। पैकेजिंग के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है चीजों को, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है। तो ये सारे ऑर्गेनेलिस मिलके ये काम सरंजाम देते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। एक सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गेनेलिस जो है वो शामिल होती हैं और एक काम को सरंजाम देते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा ले ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और हमने पढ़ा है न्यूक्लियस को भी, तो वहां जाके वो लेक्चर लगा ले। वहां पे हमने पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो बच्चों, एक सेल के अंदर हर वक्त रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये एक यूकेरियोटिक सेल है और ये यूकेरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बच्चों, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाता है, इनको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटा से आप लोगों ने याद करना है काटना, यानी बड़े चीज को हम काटते हैं तो वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। और यहाँ पे एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलके इन्होंने बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों, ये रिएक्शन कौन कराता है? यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। ये एंजाइम्स इन रिएक्शन को कराता है। एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या है? एंजाइम का मेन फंक्शन है रिएक्शन को स्पीड अप करना। ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स जो कि एंजाइम का काम करते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनेली है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस
जो कि डबल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है और इसमें ऐसे सुराख होते हैं। इस बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ये, इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में पैक्ड होता है हमारा डीएनए। डीएनए पे जीन्स लगे होते हैं। जीन्स ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। जीन्स का काम क्या है? जीन्स में इंफॉर्मेशंस होती है। जीन्स आरएनए बनाता है। आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? आरएनए हमारे पास एक है मैसेंजर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए और एक है ट्रांसफर आरएनए। ये सारे यहां से डीएनए से बनते हैं। तो यहां से स्ट्रैंड बन के कोई सा मैसेंजर आरएनए बन के या ट्रांसफर आरएनए बन के या राइबोसोमल आरएनए बन के ये यहाँ बाहर चला जाता है और इस पे राइबोसोम लग के, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। इसे फोल्ड होके इसके साथ कुछ प्रोटीन मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम फैक्ट्री है, वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये आरएनए यहाँ से निकल के, इस डीएनए से आरएनए बन के यहाँ से ये निकल के क्या बना लेंगे? इस पे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए पे और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं वो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इज अ ब्रेन काम करता है। ये सारे सेल को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि जो कुछ भी बनाना होता है न्यूक्लियस से उसी तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो आरएनए होता है तो वो उसी तरह के प्रोटीन्स बनाता है, उसी तरह के एंजाइम्स बनाता है जो इस सेल को चाहिए होते हैं। तो सारा कुछ जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। यहाँ पे हमने बात की कि प्रोटीन्स बनते हैं, तो अब हम प्रोटीन्स बनाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। एंजाइम्स जो है या प्रोटीन्स जो है या लिपिड्स जो है वो कहाँ पे बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये इनको मैं मिटा देती हूँ, बच्चों आप लोग क्लिक कर लें। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द दो मेम्ब्रेन होते हैं, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और इसमें जगह जगह से ऐसे सुराख बने होते हैं। इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो अंदर के साइड पे है इसको हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद है हमारे क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में हमारा डीएनए पड़ा है, डीएनए हमारा पड़ा है। अब यहां से हम कहते हैं कि इस डीएनए से आरएनएस बनेंगे। कोई सा भी आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए बनेगा और यहाँ जाके इस सेल के लिए प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगे? यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली है कुछ इस तरह की, जो कि न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। इस ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडो का क्या मतलब है? एंडो का मतलब है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क, यानी मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और ये एक ऐसे नेटवर्क सा बना लेते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पोर्शन पे ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन कैसे बाहर इस और ये इसके मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, इसके मेम्ब्रेन कैसे बाहर की साइड पे लगे होते हैं राइबोसोम। इसी तरह इस न्यूक्लियस की जो बाहर की जो लेयर है जिसे हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस पे भी ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसे कौन बनाता है? उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। यानी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी होती है, इसलिए ये इसके साथ इसका कनेक्शन होता है, इसके साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पोर्शन ऐसा है जिसपे राइबोसोम नहीं लगे होते। उस पोर्शन को जिसपे राइबोसोम लगे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। और ये पोर्शन जहां पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्मूथ, S फॉर स्मूथ, एंडो, E फॉर एंडो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके अलावा इस सेल में फ्री राइबोसोम भी पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम। अब प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? यहाँ पे इस क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाता है, यहाँ से एक आरएनए बनता है। आरएनए बाहर निकल के हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये इज अ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यहाँ से ये रास्ता देता है इस आरएनए के लिए। तो यहाँ से ये आरएनए बाहर आके साइटोप्लाज्म में आके यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम लगा होता है उसी के साथ ये अटैच हो जाता है। यानी यहाँ पे इसके साथ राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जगह जगह से ऐसे सुराख बने होते हैं। यानी जिस तरह का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें भी जगह जगह पे ऐसे सुराख बने होते हैं। तो ये आरएनए जिसपे अब राइबोसोम भी लग चुका है, ये इस सुराख के जरिए अंदर आके, कहाँ अंदर आके? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है जिसे हम इनर ल्यूमिनल कैविटी बोलते हैं, यहाँ पे आरएनए आ जाता है और उस पे राइबोसोम भी लगा होता है। ये आ गया आरएनए, इस पे राइबोसोम भी लगा है। अब यहाँ से इससे क्या बनेगा? यहाँ पे इससे बनेंगे प्रोटीन। इन्होंने क्या बना लिया है? प्रोटीन बना लिया है। ये है प्रोटीन। अब अगर कहीं पे इसी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, ऐसे लग गए, तो इस प्रोटीन को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये प्रोटीन बन गया है और लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल भी आ गए हैं, तो अब ये है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो गई है। हम पढ़ते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की फॉर्मेशन और इसकी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे दो काम हो गए। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन गया है? प्रोटीन बन गया है। फिर इनकी मॉडिफिकेशन भी थोड़ी बहुत हो गई है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? जो स्मूथ है, जो कि लिपिड की तरह, जो कि ऑयल की तरह स्मूथ है, वहां पे कोई राइबोसोम नहीं लगे। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन्स को। तो यहाँ पे तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज बनेगी? यहाँ पे बनेंगे लिपिड्स। ये बन गए हैं लिपिड्स। दीज आर लिपिड्स।
अगर कहीं पे यहाँ इस लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लग जाएं तो ये लिपिड्स, इनकी मॉडिफिकेशन हो गई, ये लिपिड्स अब कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स भी बन गए और इनकी मॉडिफिकेशन भी हो गई। तो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन, इनकी मॉडिफिकेशन, लिपिड्स की फॉर्मेशन और फिर इनकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती हैं। तो ये दो काम इधर हो गए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो प्रोटीन्स बन गए हैं, ये प्रोटीन है, सपोज ये प्रोटीन बन गया है और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड्स जो बन गए हैं, अब उनकी और मॉडिफिकेशन होगी तो वो यहाँ से जाएंगे। जब ये जाएंगे तो इस तरह वेसिकल फॉर्म में, यानी बबल्स, जैसे बबल्स बना के उसके अंदर जो है हम पैक कर लेंगे प्रोटीन्स को भी और लिपिड्स को भी। तो ऐसे वेसिकल बनेंगे इसके, वेसिकल। फिर ये वेसिकल आगे जाके एक और ऑर्गेनेली है, वहां पे इन प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की और मॉडिफिकेशन होगी। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस को देखें तो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो फंक्शन है, एक तो है प्रोटीन बनाना। दूसरा काम क्या है? थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन। थर्ड काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट, यानी वेसिकल बना के इन प्रोटीन्स को आगे भेजना। तो बच्चों यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने ऐड करनी है, जो प्रोटीन्स इस सेल में यूज होते हैं तो वो कहाँ से बनेंगे? वो इन राइबोसोम से बनेंगे जो फ्रीली इसके साइटोप्लाज्म, इस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। तो वो प्रोटीन्स यहाँ से बनेंगे, यानी यहाँ पे आरएनए आके ये राइबोसोम इनके साथ अटैच हो जाएंगे, फिर ये प्रोटीन्स जो बनेंगे वो इसी सेल के अंदर ही यूज हो जाएंगे। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो प्रोटीन्स बनते हैं उनका रास्ता जो है वो थोड़ा सा, यानी उनका सफर जो है वो थोड़ा सा दूर होता है, उन्होंने कहीं और यूज होता है। तो बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की क्या फंक्शन है? एक तो है इनका लिपिड फॉर्मेशन। लिपिड्स क्या है? जैसे कि स्टीरॉइड्स बनाता है, लिपिड से स्टीरॉइड्स बनते हैं। और जितनी भी हार्मोन्स हैं, हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब किस चीज के बने होते हैं? कौन बनाता है इनको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है। सेकंड जो फंक्शन है इसका वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? जब हम ड्रग्स लेते हैं तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उनको डिटॉक्सिफाई कर लेता है। जिस तरह एक बंदा है वो रोजाना नशा करता है लेकिन उसको नशा इतना नहीं चढ़ता एज कंपेयर टू उस बंदे का जो एक दफा या पहली दफा नशा करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो रोजाना नशा करता है उनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेल डेवलप हो जाता है। जिस तरह हमने इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जिन ऑर्गन्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो वेल डेवलप हो जाते हैं। तो वो बंदा जो रोजाना नशा करता है उनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो रोजाना यूज होता है, तो वो वेल डेवलप हो जाता है, तो उस नशे को वो डिटॉक्सिफाई कर लेता है, तो उनको ज्यादा नशा नहीं चढ़ता एज कंपेयर टू उस बंदे का जो पहली दफा नशा करता है, क्योंकि उनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये इतना वेल डेवलप नहीं होता। थर्ड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन है वो है कैल्शियम आयन को स्टोर करना, कैल्शियम आयन स्टोरेज। कैल्शियम आयन कहाँ पे स्टोर होते हैं? कैल्शियम आयन को ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सेंटर में ऐसे स्टोर होते हैं जब हमारे मसल्स जो है, मसल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है, यहां से कुछ इस शेप का, ये हमारा मसल सेल है। अब यहां से जो न्यूरॉन सेल है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा और इसको सिग्नल देगा। यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सेंटर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको सिग्नल देगा कि यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करना है, क्योंकि इस मसल ने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कैल्शियम को रिलीज कर लेगा और यहाँ पे आ जाएगा जो सर्कुमेयर है यहाँ पे, और ये सेल जो है ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। सो कैल्शियम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थर्ड फंक्शन है वो है कैल्शियम आयन को स्टोर करना। तो बच्चों ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेली है जिसको डिस्कवर किया या देखा गया, किसने देखा? कैमेलो गोल्जी ने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को कैमेलो गोल्जी ने देखा, और कब देखा? 1898 को, और इसको नाम दिया अपने ही नाम से गोल्जी बॉडीज। प्लांट्स में इसको डिक्टायोसोम बोला जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनेली होती हैं जैसे कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कुछ ऐसे स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। यहां से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से प्रोटीन्स बन के ऐसे वेसिकल में बंद हो जाते हैं, और यहाँ से जो लिपिड्स हैं वो भी इसी तरह वेसिकल में बंद हो जाते हैं। तो ये बबल की सूरत में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाते हैं और यहाँ पे आके इस गोल्जी बॉडी के साथ ऐसे चिमट जाते हैं, और इस गोल्जी बॉडी के साथ ये मिल जाते हैं और बबल की फॉर्म में इस साइड को, जहां से ये वेसिकल आके इसमें से लग जाते हैं, इस साइड गोल्जी बॉडी की इस साइड को हम बोलते हैं सिस साइड, और ये वाला साइड जहां से जो प्रोटीन्स, मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं या मॉडिफाइड लिपिड्स होते हैं वो निकलते हैं, इस साइड को हम ट्रांस बोलते हैं। तो बच्चों अब इस गोल्जी बॉडी में क्या होता है? गोल्जी बॉडी एक ऐसा अपार्टमेंट है, एक ऐसा कारखाना है जिसमें मजीद चीजों की मॉडिफिकेशन होती है और पैकेजिंग होती है। सपोज ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कपड़ों की कटिंग भी हो गई है और कपड़ों की सिलाई भी हो गई है, और ये वेसिकल में यानी शापर में बंद होके अब आ गए हैं गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी इन पे अब बटन भी लगाएंगे, गोल्जी बॉडी अब इन पे एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे, गोल्जी बॉडी अब इनको प्रॉपर जो शापर है उनमें भी डालेंगे, गोल्जी बॉडी अब इन पे टैग भी लगाएंगे, यानी बाकी जो मॉडिफिकेशन होगी प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, अब वो कहाँ पे होगी? गोल्जी बॉडी में। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स मॉडिफाइड होके अब इस सेल से बाहर जाएंगे, तो यहाँ से जो ट्रांस साइड है गोल्जी का, वो वेसिकल फॉर्म में ऐसे बबल की फॉर्म में बन के यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में लेते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ट्रांसपोर्ट जो है इनको प्रोवाइड करता है। इनके लिए प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो कि यहाँ से प्रोटीन्स निकलते हैं, और इनके जो लिपिड्स होते हैं, जो मॉडिफाइड लिपिड्स होते हैं, जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है तो वो इस सेल मेम्ब्रेन से ऐसे बाहर निकल के चले जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। तो मेन जो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, वो मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। मॉडिफिकेशन जो है वो मेन गोल्जी बॉडी में होती है। छोटी मोटी मॉडिफिकेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाती है, लेकिन प्रॉपर मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी बॉडी में होती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।